नमस्कार साथियों। कल हमने समास के टॉपिक को शुरू किया और समास को एक परिचयात्मक रूप से हमने उसको पढ़ा कि किस तरीके से हम कम समय में समास के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। इस ढंग से कल हमने उस पिछली क्लास में हमने पढ़ा था और आज हम बात करते हैं समास के विभिन्न भेदों पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए, जिसमें सर्वप्रथम हम लेते हैं अव्ययी भाव समास। पहला समास आपका आ जाता है यहाँ अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बारे में हमने कल बात की थी कि इससे संबंधित कुछ पहचान हैं जिनके बारे में आप समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहली बात। दूसरी बात, प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद अव्यय होता है तथा अव्यय होता है तथा समस्त पद भी अव्यय का भाव देता है। समस्त पद भी अव्यय का भाव देता है। समझ लीजिए एक बार। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय कहते हैं, चाहे अविकारी शब्द कहते हैं, जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जिनमें कुछ बदलाव नहीं होता, जिनमें कुछ चेंज नहीं होता, वो पद आपके क्या होते हैं? अव्यय पद होते हैं। जब हम शब्द विचार का टॉपिक पढ़ेंगे तो उस समय हम इसकी चर्चा करेंगे। तो प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। और उसके बाद वो जो सामासिक पद बनता है, जो नवीन पद बनता है, वो समस्त पद भी किसका भाव देता है? अव्यय का भाव देता है। अर्थात उन सामासिक पदों का ना लिंग बदल सकते हैं, ना वचन बदल सकते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। इसी की तीसरी बात क्या होती है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों पद मिलकर अव्यय का भाव दें, अव्यय का भाव दें। अर्थात एक ही शब्द की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी और दोनों पद मिलकर जो नवीन पद बन रहा है वह भी कैसा रहेगा? आपका अव्यय का भाव देगा। जैसे रातों रात, दिनों दिन, घर घर। तो इस ढंग के पद, एक ही शब्द का रिपीटेशन जब होगा तो वहां पे भी आपका कौन सा होगा? अव्ययी भाव। और चौथी बात, अधिकांश शब्दों में अधिकांशतः उपसर्ग लगे होते हैं। उपसर्ग लगे होते हैं। अव्ययी भाव समास का जब उदाहरण होता है तो ज्यादातर आपको वहां किसी भी परीक्षा में जब प्रश्न मिलता है तो वहां पे आपको क्या दिखाई पड़ जाता है? उपसर्ग। तो अव्ययी भाव समास से संबंधित इन चार बातों को हम याद रख लेंगे। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पद अव्यय होता है तथा समस्त पद भी किसका बोध कराता है या कौन सा भाव देता है? अव्यय का भाव ही देता है। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों पद मिलकर के अव्यय का भाव दें, वहां भी आपका कौन सा होगा? अव्ययी भाव होगा। और जिन शब्दों में उपसर्ग लगा हो, अधिकांशतः है वह किसके भेद होते हैं, किसके उदाहरण होते हैं? अव्ययी भाव के ही उदाहरण होते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अव्ययी भाव समास से संबंधित उदाहरण क्या हैं। जैसे आमरण शब्द क्या है? आमरण। आमरण का यदि अगर हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह क्या होगा? मरने तक। इसका विग्रह क्या होगा? मरने तक। देखिए, आ उपसर्ग है, आ के दो अर्थ, तीन अर्थ निकलते हैं। आ का अर्थ तक भी निकलता है और आ का अर्थ से भी निकलता है।
तो यहां इसका अर्थ जो है वो किससे है, मरने तक, आजीवन, आजीवन। इसका क्या निकलेगा अर्थ, जब तक जीवन है, जब तक जीवन है। आ जानू बाहू, आ जानू बाहू, आ जानू बाहू, तो इसका विग्रह क्या होगा, जानू। जानू का मतलब क्या होता है, घुटना। जानू से बाहू, जानू से बाहू, बाहू का मतलब यहां हुआ भुजा तक। आ जानू बाहू मतलब घुटने से भुजाओं तक। इसका विग्रह होता है अनुगमन, अनुगमन। विग्रह क्या होगा, गमन के पीछे, गमन के पीछे गमन, गमन के पीछे गमन। देखिए अनुपसर्ग का अर्थ क्या होता है, पीछे, और गमन का मतलब क्या होता है, जाना। अनुगमन होता क्या है, कोई अनुगमन हम उसे कहेंगे कि जहां गमन के पीछे जो गमन हुआ है उसी को हम क्या कहेंगे, अनुगमन। अनुसार, अनुसार, जैसा सार है वैसा, जैसा सार है वैसा। तो इस आधार पर हम कहें कि ज्यादातर, अधिकांशतः, अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक का विग्रह क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। तो जहां आपका अधिकांशतः उपसर्ग लगा होगा वो किसका उदाहरण होगा, अव्ययी भाव समास का। यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति का विग्रह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। यथा स्थान, यथा स्थान, जो स्थान निर्धारित है या जैसा स्थान निर्धारित है। तो इस ढंग से हम ये बात ध्यान रखेंगे कि अधिकांशतः जहां उपसर्ग लगे हुए हैं वो आपके किस में आएंगे, अव्ययी भाव समास के उदाहरण में आएंगे। अधिकांशतः, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे यदि हम बात करें प्रतिलिपि, शब्द क्या है, प्रतिलिपि। अब प्रतिलिपि शब्द में आप देखिए उपसर्ग दिखाई पड़ रहा है, और लिपि का मतलब जो लिखित चिन्ह जो है, हम कॉपी जिसको इंग्लिश में हम कहें, तो प्रतिलिपि। अब प्रतिलिपि का हम विग्रह कर देते हैं लिपि के समकक्ष लिपि, लिपि के समकक्ष लिपि, या फिर लिपि की लिपि, और जो कि संबंध तत्पुरुष समास में यह है चला जाता है, लिपि की लिपि। यहां अव्ययी भाव क्यों नहीं है, माना कि प्रथम पद तो अव्यय है लेकिन समस्त पद जो है वो अव्यय का भाव नहीं देता है, क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न होता है। यह अव्यय पद नहीं है, हम इसका बहुवचन बना सकते हैं प्रतिलिपियां, तो इसलिए यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। यह किस में जाएगा, आपका संबंध तत्पुरुष में। हम शब्द कहें प्रतिकूल, प्रतिकूल। अब आप कहें कि उपसर्ग के आधार पर अव्यय लगा हुआ है और हम इसे करें अव्ययी भाव, नहीं। प्रति का मतलब क्या होता है, दूसरा। कूल का मतलब क्या होता है, किनारा, दूसरा किनारा। आमतौर जहाँ पे कहीं हम किसी नदी के दो किनारों पर खड़े हो जाएं और वहां से हम देखें प्रतिकूल, दूसरा किनारा, सीधा अर्थ तो यही निकलता है इसका। शाब्दिक अर्थ तो क्या निकलता है प्रतिकूल का, कि दूसरा किनारा। लेकिन इसके प्रतिकूल का अर्थ जो निकलता है वो हम विपरीत से लेते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियां थी या विपरीत परिस्थितियां होने की वजह से, तो इस शब्द को हम एक रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। तो इसलिए प्रतिकूल का अर्थ जो जाता है वो किस में चला जाता है, बहुव्रीहि समास में चला जाता है। मतलब ये नहीं निकलता है कि किसी भी तरीके से हम इसका अर्थ ये निकाल दें कि ये अव्यय दिखाई पड़ रहा है तो अव्ययी भाव में रखें। अब जैसे हम बात करें अनंग, अनंग। अब अनंग की बात करें तो अनंग का मतलब क्या हुआ, बिना अंग का, बिना
अंग का शाब्दिक सीधा अर्थ तो यही निकलता है, लेकिन अनंग जो आता है वो किसके पर्याय में आता है? कामदेव के पर्याय में आता है, कामदेव। और कामदेव का पर्याय में आने की वजह से तो अनंग शब्द रूढ़ है कामदेव के लिए, तो यह किस में चला जाता है? बहुव्रीहि समास में चला जाता है। तो हमें समझ के आधार पर हमें वहां उत्तर देने हैं। ये बात हुई हमारी उपसर्गों को लेकर। अब हम कुछ उदाहरण करते हैं, जैसे हमारे शब्दों की पुनरावृत्ति होने की, कि शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर हम उनका विग्रह किस तरह से करेंगे और वो किसके उदाहरण होंगे। जैसे शब्द हमारे सामने आता है रातों रात, रातों रात। अब रातों रात का विग्रह क्या होगा? रात ही रात में, रात ही रात में। यहां क्या हो जाता है? विग्रह। अव्यय है ये पद, क्योंकि इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आ सकता। दो पद मिले और दोनों पद मिलकर एक अव्यय का भाव दें, वहां आपका क्या होता है? अव्ययी भाव समासी होता है। तो रातों रात का विग्रह हम क्या करेंगे? रात ही रात में। दिनों दिन, दिनों दिन का विग्रह है। अब आप मतलब ज्यादातर जहां ये प्रश्न किया गया तो वहां उत्तर फिर वो दे देते हैं कि दिन ही दिन में। नहीं, इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा? दिन के बाद, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन। क्यों हो रहा है ऐसा? समझिए। देखिए, किसी भी सामासिक पद का हमें उत्तर देते वक्त उसके भाव के स्तर पर जाना चाहिए, उसके अर्थ के स्तर पर जाना चाहिए। वो भाषा में किस प्रचलन में बोला जाता है उस आधार पर, भाषा में उसका प्रयोग किस ढंग से होता है। यदि अगर हम इस बात को ध्यान से देख लेंगे तो हमारा समास वाला शब्द गलत नहीं होगा। देखिए, रातों रात का विग्रह रात ही रात में क्यों होगा? हम ये कहें कि उस व्यक्ति ने यह कार्य रातों रात कर दिखाया, तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है कि उस व्यक्ति ने एक ही रात में यह कार्य किया है, कि रात ही रात में। तो इसलिए इसका विग्रह, रातों रात का विग्रह क्या होता है? रात ही रात में। अब बात आती है दिनों दिन। दिनों दिन का विग्रह दिन के बाद दिन क्यों? उसी तरीके से लीजिए कि उस व्यक्ति की आय में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। तो दिनों दिन वृद्धि हो रही है का मतलब ऐसा नहीं है कि दिन ही दिन में वृद्धि हो गई, एक ही दिन में वृद्धि थोड़ी हुई है। वह व्यक्ति दिनों दिन मोटा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में मोटा हो गया। दिन के बाद जो दिन आ रहे हैं तो उन दिनों में उसकी शारीरिक उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, तो या फिर उसके मतलब धन में उसकी क्या होती जा रही है? वृद्धि। तो इसलिए विग्रह यहाँ क्या हो जाएगा? दिन के बाद दिन। रातों रात का रात ही रात में। हम करें एक एक, एक एक, तो एक एक का विग्रह क्या हो जाएगा? एक के बाद, एक के बाद एक। हमें मान लो किसी भी काम के लिए एक निश्चित एक लाइन लगाई हुई है और हम कहें कि भाई एक एक करके आइए, तो उस एक एक करके आइए का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आइए। घर घर, घर घर, घर घर का विग्रह हम क्या करेंगे? घर के बाद घर, घर के बाद घर। हम विग्रह कई बार ऐसा कर बैठते हैं घर ही घर में, कैसे हो जाएगा? ये तो गलत है। हमें साक्षरता का प्रचार प्रसार घर घर जाकर करना है, तो घर घर जाकर करना है का मतलब ऐसा थोड़ी है कि घर ही घर में करना है। हमें घर के बाद जो घर आता है उस घर में जाकर हमें उस साक्षरता के प्रचार प्रसार के बारे में बात करनी है। तो घर घर का विग्रह भी क्या हो जाएगा? घर के बाद घर। अलग अलग, अलग अलग, तो क्या हो जाएगा? अलग के बाद, अलग के बाद अलग, अलग के बाद अलग। हालांकि आपको देखने में अटपटा लग रहा है कि अलग के बाद अलग कैसे हुआ जाता है। विग्रह इसका ये हो, अलग अलग हो गए, मतलब कि अलग के बाद अलग। जैसे हम इस मार्कर को लेते हैं कि ये इसका ढक्कन, ये इसकी कैप क्या हो गया? अलग हो गया ना। तो इसके अलग होने के बाद ये भी तो अलग हो गया, तो अलग के बाद अलग। इस ढंग से इसका क्या होगा? विग्रह होगा। कोई भी ध्वनि, धमाधम, धम्म के बाद पुनः धम्म की आवाज, तो वहां पे आपका क्या हो जाता है? विग्रह। धम के बाद पुनः धम की आवाज, और किस में आता है वो? अव्ययी भाव में।
तो अव्ययी भाव समास के लिए वो 4 बातें आप खास तौर पर ध्यान रख लें। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। कहीं हमसे बिल्कुल सीधे तथ्य के आधार पर भी प्रश्न किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तो उसका उत्तर आपका क्या आएगा? अव्ययी भाव समास। प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है, और समस्त पद भी किसका अर्थ भाव देता है? अव्यय का भाव देता है। शब्दों की पुनरावृत्ति हो सकती है तो वहां पे आपका अव्ययी भाव, और जिन शब्दों में उपसर्ग लगा होगा अधिकांशतः आपके उदाहरण किसके होंगे? अव्ययी भाव समास के। तो यहां तक ये बातें समझ लेने के बाद हम अव्ययी भाव समास के उदाहरणों को हम आसानी से पहचान सकते हैं और उनसे संबंधित प्रश्नों का हम क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। आइए अगले समास पर आते हैं। दूसरे समास की हम बात करते हैं, तत्पुरुष समास। अच्छा, इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि यदि अगर हम उसको क्रम से ही पढ़ने चाहें, लेकिन आमतौर पर जब भी हम किसी भी व्याकरण में पढ़ते हैं तो सबसे पहले अव्ययी भाव दिया होता है, फिर तत्पुरुष दिया हुआ होता है, फिर द्वंद्व होता है, फिर बहुव्रीहि होता है। क्यों होता है? कि थोड़ा आसानी से याद हो कि अव्ययी भाव का प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता। तो इस क्रम से उसको रख दिया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान के लिए 1-2 बातें याद रखें कि तत्पुरुष समास का जब हम विग्रह करते हैं तो प्रथम पद क्या होगा? या तो संज्ञा या फिर विशेषण। प्रथम पद क्या होगा? या तो संज्ञा या विशेषण। और द्वितीय पद क्या होगा? प्रधान होगा। द्वितीय पद क्या होगा? प्रधान होगा। बीच से कारक विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। बीच से कारक विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप। तो तत्पुरुष समास को के भेद के बारे में यदि अगर हम बात करते हैं कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, तो कुल 12 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। लेकिन हमें उसको जो सलीका, जिस तरीके से हम व्याकरण की किताबों में हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते कैसे हैं कि वहाँ तत्पुरुष समास दिया हुआ होता है और तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर 6 भेद बता रखे हैं। बिल्कुल ठीक है, और होता भी यही है। फिर उसके बाद कर्मधारय और द्विगु को उन्होंने अलग करके लिखा। नहीं, कर्मधारय और द्विगु भी किसके अंग होते हैं? तत्पुरुष के ही अंग होते हैं। फिर उसके बाद जहाँ कहीं हम संस्कृत के आधार पर चल के आते हैं तो वहाँ 4 और उसके भेद आते हैं। तो हम तत्पुरुष के कुल समस्त भेदों की बात करते हैं तो हम ये कहें कि लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, यहाँ पे यही अपने 6 भेद आ जाते हैं। मतलब जहाँ पे कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं उस तत्पुरुष की। तो कारक चिन्ह लुप्त कितने में होते हैं? 6 आपके कारक के आधार पर भेद होते हैं। दूसरा, यहीं पे लुप्त कारक चिन्ह हो जाता है। फिर कर्मधारय, ये कितने हो जाते हैं? 6 हैं ये कुल। कर्मधारय। तीसरा फिर आ जाता है द्विगु समास। फिर कौन सा है? द्विगु। फिर चौथा है लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त पद तत्पुरुष। ध्यान रखिए, इनमें भी आगे तत्पुरुष लगता है। कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष। यहाँ क्या होता है कि इनमें तो कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत, तो यहाँ से सिर्फ को कर्म कारक की जो विभक्ति है वो गायब हो जाती है। तो यहाँ पे है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष और यह है लुप्त पद तत्पुरुष। यहाँ सिर्फ कारक चिन्ह ही गायब नहीं होते, बहुत से पद गायब हो जाते हैं। जैसे हमारा शब्द है तुलादान, तो तुलादान का जब हम विग्रह करते हैं तो उसका विग्रह होता है तुला से बराबर करके किया हुआ दान। तुला से बराबर करके किया हुआ दान।
तो यहाँ पे सिर्फ से वाला नहीं, ढेर सारे यहाँ से पद क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। पद के पद गायब हो जाने की वजह से ही इसका नाम क्या रखा है, लुप्त तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष समास। फिर न तत्पुरुष, न तत्पुरुष, न तत्पुरुष का मतलब संस्कृत में पूर्व पद में ए अन उपसर्ग लगा करके न तत्पुरुष समास बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे इनके भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे, इनसे संबंधित उदाहरणों के। फिर इसके बाद आता है उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। और अंतिम आ जाता है अलुक, अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, किसी न किसी रूप में यहाँ विभक्ति क्या होती है, शामिल होती है। यहाँ पे विभक्ति दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ प्रथम पद के साथ किसी न किसी रूप में विभक्ति यहाँ होती है। मृत्युंजय की हम बात करें, विश्वंभर की बात करें, तो इससे संबंधित उदाहरण आते हैं इसमें। उपपद तत्पुरुष में क्या होता है कि द्वितीय पद जो होता है वो कोई मूल शब्द ना होकर वहां पे प्रत्यय के रूप में दिखाई पड़ता है, जैसे स्वर्णकार या इस तरीके से, जहाँ पे कि जो दूसरा पद होता है वो कोई मूल शब्द ना होकर प्रत्यय के रूप में दिखाई पड़ता है। किसमें, उपपद तत्पुरुष में। न तत्पुरुष में नकारात्मकता का न जिसमें लगा होता है, अकारण ही न तत्पुरुष का आता है। लुप्त पद में पद के पद गायब हो जाते हैं। द्विगु और कर्मधारी हम जानते हैं, द्विगु में प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। कर्मधारय में जहां प्रथम पद विशेषण या उपमान और द्वितीय पद उपमेय और विशेष्य होते हैं। तो आइए अब इसी के बारे में हम बात करते हुए सबसे पहले हम लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष के बारे में बात करते हैं। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कितने हैं, 6। कारक हमारे कुल कितने होते हैं, 8। तो उन 8 कारकों में से आप शुरू का कारक हटाइए और अंतिम कारक हटाइए, अर्थात कर्ता और संबोधन कारक हटा देते हैं, तो शेष जो बचते हैं वो हमारे कौन से हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कर्म तत्पुरुष की। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में यहां से जो बीच में से विभक्ति का लोप होता है वो किसका होता है, को का। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को। जैसे उदाहरण है हमारा ग्रामगत, जो कि बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ग्रामगत, ग्राम को गत, ग्राम को गत, गत का मतलब गया। और ग्राम यहाँ पे प्रथम पद देखिए क्या है, संज्ञा है। गत क्या है, प्रधान है। को क्या है, कर्म कारक की विभक्ति है। तो ये इसका क्या हो जाता है, विग्रह हो जाता है। और विग्रह करते समय यहां से क्या कर दिया जाता है, विभक्ति को गायब किया जाता है। भाई यहां से ग्राम को गत, ये वाक्य है। प्रथम पद क्या है, ग्राम। गत क्या है, द्वितीय पद। और द्वितीय पद क्या है, प्रधान है। तो जब हम इसका सामासिक पद बनाएंगे तो कारक विभक्ति का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। मरणातुर शब्द क्या है, मरणातुर। मरणातुर का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मरण को आतुर, मरण को आतुर। मरण भाववाचक संज्ञा, आतुर यहाँ प्रधान, को कर्मकार की विभक्ति। विद्युन्मापी, विद्युन्मापी। विद्युन्मापी का क्या हो जाएगा, विद्युत को मापने वाला, विद्युत को मापने वाला, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युन्मापी। नरभक्षी, नरभक्षी। नरभक्षी का विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा, नर को भक्षित करने वाला, नर को भक्षित करने वाला, नर को भक्षित करने वाला। ध्यान रखिए, आप विग्रह करते समय इतना जरूर याद रखें कि हम बीच में क्या विभक्ति ले देते हैं। यदि अगर आपने विभक्ति करते समय आपने भूल कर दी कि यहाँ पे आपने मान लो विग्रह ऐसे कर दिया, नर का भक्षण करने वाला, तो नर का भक्षण करने वाला नहीं, यहाँ संबंध हो जाएगा कि नर का क्या खा गया, वो हाथ खा गया,
पैर खा गया, क्या खा गया। और ध्यान रखिए नरभक्षी जो है वो कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि वो हाथ खा करके, नर को भक्षित करने वाला वो पूरे उसको ही खा जाता है मनुष्य को। तो नरभक्षी का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नर को भक्षित करने वाला। इस आधार पर हम देखें कि यहाँ सारे वाक्यों में कौन से कारक की विभक्ति आ रही है, कर्म कारक की विभक्ति आती है। और कर्म कारक की विभक्ति आने के कारण ही यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष समास। इसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास दूसरा है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। और करण तत्पुरुष समास, इसमें आपकी विभक्ति बीच में क्या आएगी, या तो से या फिर के द्वारा, से या के द्वारा। जैसे रेखांकित, हम शब्द बोलते हैं रेखांकित, तो क्या हो जाएगा, रेखा के द्वारा, रेखा के द्वारा अंकित, रेखा के द्वारा अंकित। तुलसी कृत, तुलसी कृत, कृत का मतलब क्या होता है, रचित। तो क्या हो जाएगा, तुलसी द्वारा, तुलसी द्वारा कृत। कृत से अर्थ क्या निकलता है, रचित, कि तुलसी द्वारा रचित। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित का क्या हो जाएगा, अकाल से, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। पीड़ित होने के लिए अकाल साधन के रूप में है, इस रचना के लिए तुलसी साधन के रूप में है, अंकित करने के लिए रेखा किसके रूप में है, साधन के रूप में। हमारा विग्रह ठीक होना चाहिए, तभी हम उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उत्तर निकाल सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखा करें कि विग्रह करते समय बीच की विभक्ति पर आप क्या दें, ध्यान दें। तो ये हो जाता है करण तत्पुरुष से संबंधित बात। इसके बाद तीसरा हम लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष की बात करें, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। और संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति बीच में क्या आएगी, को भी हो सकती है या के लिए भी। ध्यान रखिए संप्रदान की विभक्ति दोनों होती है, ये को भी या के लिए। जैसे हवन सामग्री, हवन सामग्री। अब हवन सामग्री का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हवन के लिए, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देशभक्ति, देशभक्ति, देशभक्ति का क्या हो जाएगा, देश के लिए, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। अब आप यहां ध्यान देना, यदि देशभक्ति का तो हमने विग्रह किया क्या, देश के लिए भक्ति। यदि शब्द होता क्या, देशभक्त, शब्द क्या है, देशभक्त। तो देशभक्त का जो विग्रह होगा वो क्या होगा, देश का भक्त। वहां देश के लिए भक्ति नहीं आएगा, यहां तो देश के लिए, देशभक्ति का जो विग्रह हो रहा है वो क्या हो रहा है, देश के लिए भक्ति। और यहां है शब्द देशभक्त, तो यहां हो जाएगा देश का भक्त, अर्थात संबंध तत्पुरुष समास। हम जैसे बात कर दें कन्यादान, यहां पे आपको शब्द दिखाई पड़ रहा है कन्यादान। आमतौर पर हम इसका विग्रह करते हैं कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान। तो कन्या के लिए दान यहां इसका विग्रह नहीं होगा, यहां इसका विग्रह होगा कन्या का दान। क्योंकि आपको यदि अगर हम जब कोई शादी होती है तो हम कन्या के लिए कुछ दान करके आते हैं, तो ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं है कि हमें करना ही करना है। हमने अपनी स्वेच्छा से हमने वो दिया कन्या के लिए दान, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कन्यादान का विग्रह ये नहीं होता कन्या के लिए दान, कन्या का दान। आप ये मानिए कि जिन माता पिता के बेटी होती है, पुत्री होती है, तो निश्चित रूप से उन्हें उस बेटी का कन्यादान करना होता है। तो इसलिए कन्या का दान विग्रह सही है, कन्या के लिए दान नहीं। तो ये किस में चला जाता है, कन्यादान। और देशभक्त किस में आएंगे, संबंध तत्पुरुष में आएंगे। तो ये बात हो जाती है हमारी संप्रदान तत्पुरुष की। और
आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं अगली क्लास में समास के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए, और तत्पुरुष समास में जहां अभी हमने कारक के आधार पर 3 भेद पढ़ चुके, अगली क्लास में बाकी के उन 3 भेदों के बारे में और तत्पुरुष से संबंधित बचते हुए उन भेदों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।